विद्यार्थियों, हम बीए पार्ट सेकंड के पेपर 1 सोशल रिसर्च मेथड्स पे की चर्चा कर रहे थे। और पिछले व्याख्यान में हमने प्राकल्पना या हाइपोथेसिस की बात की थी और उसकी विभिन्न परिभाषाएं देखी थी हमने। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए हम उसकी एक अच्छी प्राकल्पना कैसे बनती है, एक अच्छी हाइपोथेसिस कैसे बनती है, उसके अंदर क्या गुण होने चाहिए, क्या विशेषताएं होनी चाहिए, उसमें एक अच्छी हाइपोथेसिस के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, इस पर हम चर्चा करेंगे। उससे पूर्व हम संक्षिप्त में ये देखेंगे कि हाइपोथेसिस या प्राकल्पना या जिसको हम उपकल्पना कह रहे हैं, ये होती क्या है। तो जब हमारे सामने कोई व्यवहारिक अथवा सैद्धांतिक समस्या उत्पन्न होती है तो तथ्यों की खोज करने का हमारे मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि हम इसके बारे में इसके तथ्यों को खोजें। तो वैज्ञानिक खोज की इस प्रारंभिक धारणा को ही वैज्ञानिक शब्दावली में उपकल्पना, प्राकल्पना या परिकल्पना या हाइपोथेसिस हम कह रहे थे। यानी हम वैज्ञानिक शोध का प्रारंभ किसी विचार से कर रहे हैं और विचारों की उत्पत्ति किन्हीं घटनाओं के अवलोकन, शांत क्षणों के मनन, साहित्य के पठन पाठन आदि अनेक स्रोतों से हो सकती है। तो ये सारी चर्चा हमने पिछले उसमें व्याख्यान में की थी और हम कह रहे थे कि एक प्राकल्पना एक अस्थायी सामान्यीकरण है जिसको प्रमाणित करने या परीक्षण किया जाना बाकी है। जब ये प्रमाणित हो जाएगा या परीक्षण हो जाएगा इसका, तब ये सिद्धांत बन जाएगा। या हम चर्चा कर रहे थे कि प्राकल्पनाएं आनुभाविक परीक्षण हेतु निर्मित प्रस्थापनाएं, यानी हमारे एक्सपीरियंसेस से जो स्टेटमेंट्स बने हैं उनको हम हाइपोथेसिस कह रहे हैं, जिसका अभी परीक्षण होना, टेस्ट होना बाकी है, जो अभी वेरीफाई होनी बाकी हैं। प्राकल्पना एक अस्थायी अनुमान है। हमने ये भी चर्चा की थी कि बिल्कुल टेम्परेरी स्टेटमेंट है, टेम्परेरी अपन ने अनुमान लगाया है, कल्पना की है किसी चीज़ की, उसको हम किसी विषय की या किसी समस्या की, उसको अपन प्राकल्पना कह रहे थे। तो प्राकल्पनाएं किसी वस्तु, व्यक्ति, घटना अथवा दशा की विशेषताओं को प्रकट करने वाली होती हैं। तो ये सारी बात हमने प्राकल्पनाओं के बारे में की थी पिछले व्याख्यान के अंदर। और आज हम चर्चा करेंगे एक अच्छी प्राकल्पना की क्या विशेषताएं होती हैं या एक अच्छी हाइपोथेसिस क्या होती है। तो प्रत्येक वैज्ञानिक उपलब्धि नवीन प्रश्नों को जन्म देती है और उनसे आगे बढ़ने तथा उन्हें गलत सिद्ध करने का आग्रह करती है। तो एक अच्छी हाइपोथेसिस कैसे बने, उसके अंदर क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, उसकी क्या विशेषताएं होती हैं। तो क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड हाइपोथेसिस की आज हम चर्चा करेंगे। एक अच्छी प्राकल्पना से तात्पर्य यहाँ एक ऐसी प्राकल्पना से है जिसका शोध हेतु प्रयोग किया जा सके। किसी भी शोध में प्रयोग की जाने वाली प्राकल्पना में कुछ विशेषताएं होनी आवश्यक होती हैं। यानी जो हम अपने रिसर्च के अंदर हाइपोथेसिस यूज़ कर रहे हैं या प्राकल्पना या उपकल्पना का प्रयोग कर रहे हैं, तो उसके अंदर कुछ विशेषताएं होनी चाहिए, उसके अंदर कुछ गुण होने चाहिए। वे सभी विचार जो किसी वैज्ञानिक के मस्तिष्क में उठते हैं प्राकल्पना नहीं बन पाते। ऐसे विचारों की उत्पत्ति अकेले में, किसी सामाजिक समारोह में भाग लेते हुए या किन्हीं कार्यों की व्यवस्था के दौरान और कभी कभी बड़े ही अजीब क्षणों में किसी वैज्ञानिक के मस्तिष्क में उत्पन्न होते हैं। यानी हम कुछ भी काम कर रहे हैं, चाहे हम समारोह में भाग ले रहे हैं या अकेले में बैठे हैं या कोई भी अजीब क्षण हमारे सामने आया है, तब हमारे दिमाग के अंदर जो विचार उपजता है वो प्राकल्पना को जन्म दे रहा है। इनमें से बहुत से विचार पर तो हम ध्यान ही नहीं देते और वो प्राय समाप्त हो जाते हैं, किंतु जिन विचारों के ऊपर हम ध्यान देते हैं उनके ऊपर हम आगे शोध करने का प्रयास करते हैं और उनको जानने का प्रयास करते हैं कि हमारे मन में ऐसा विचार या हमारे मस्तिष्क में ऐसा विचार क्यों आया। ऐसे विचार अपने आप में तो बहुत अच्छे प्रतीत होते हैं, किंतु जब तक इनमें एक अच्छी प्राकल्पना के गुणों का अभाव होता है, उन्हें एक उपयोगी प्राकल्पना नहीं कहा जा सकता। एक अच्छी प्राकल्पना में कुछ विशेषताएं होनी चाहिए, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, जिनकी अब अपन चर्चा करेंगे। पहला जो कैरेक्टरिस्टिक है एक अच्छी प्राकल्पना या हाइपोथेसिस में, पहली विशेषता हम कह सकते हैं ये अवधारणात्मक रूप से स्पष्ट होनी चाहिए। यानी इसके अंदर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए। तो प्राकल्पनाओं का अवधारणात्मक दृष्टि से स्पष्ट होना किसी भी शोध की प्रथम आवश्यकता होती है।
अवधारणात्मक स्पष्टता यानी जिन्हें सामान्यतः स्वीकार किया जाता हो तथा जिनका अर्थ दूसरे व्यक्ति भी आसानी से समझ सकते हों। जैसे हम कह सकते हैं कि यदि एक प्राकल्पना यह हो कि अलगाव राजनीतिक सहभागिता से नकारात्मक रूप से संबंधित है। अब हमने ये प्राकल्पना तो बना दी, लेकिन इस प्राकल्पना को शोध हेतु एक उपयोगी प्राकल्पना बनाने के लिए यह आवश्यक हो जाएगा कि यह इस प्राकल्पना में प्रयोग की गई दो अवधारणाओं अलगाव तथा राजनीतिक सहभागिता की स्पष्टता के लिए इसकी कार्यकारी परिभाषाएं खोजी जाएं। यानी इन दोनों अवधारणाओं को हमको स्पष्ट करना पड़ेगा कि अलगाव क्या होता है, राजनीतिक सहभागिता क्या होती है, तब हम इस प्राकल्पना का प्रयोग आसानी से कर सकते हैं। प्राकल्पना में प्रयोग की गई अवधारणाएं स्पष्ट अर्थक होनी चाहिए और उनके अर्थ निकलने चाहिए, उनके कोई ना कोई मीनिंग होने चाहिए, भ्रम रहित होनी चाहिए और लोगों को समझ में आ जाए, यानी सुबोध्य भी होनी चाहिए। दूसरी विशेषता हम इसकी ये कह सकते हैं हाइपोथेसिस की कि इसमें अनुभव आश्रितता होनी चाहिए, यानी ये एम्पेरिकली रेफरेंट होनी चाहिए, लोगों के अनुभवों पर आधारित होनी चाहिए। प्राकल्पनाएं ऐसी होनी चाहिए जिनका आनुभविक रूप से परीक्षण किया जा सके। यानी इसके लिए यह आवश्यक है कि एक व्यवहारिक प्राकल्पना नैतिक निर्णयों अथवा आदर्शात्मकता के तत्व से मुक्त हो। मूल्य निर्णयों से ग्रस्त प्राकल्पनाएं दिखने में तो अच्छी प्राकल्पना हो सकती है, किंतु वैज्ञानिक शोध की दृष्टि से ऐसी प्राकल्पनाओं का कोई महत्व नहीं होता है, क्योंकि इनका परीक्षण नहीं किया जा सकता। जैसे स्त्रियों को नौकरी करना चाहिए, या दहेज प्रथा भारतीय समाज पर एक कलंक है, जाति प्रथा को समाप्त कर दिया जाना चाहिए आदि तो आदर्शात्मक प्राकल्पनाएं हैं जिनका परीक्षण संभव नहीं है। शोध प्राकल्पनाओं के लिए ये आवश्यक है कि उनमें अच्छा, बुरा, चाहिए जैसे शब्दों का प्रयोग न हो। सिद्धांततः वैज्ञानिक शोध में शोधकर्ता के मूल्य, उसकी अभिनतियाँ यानी वो जो पहले से सोच रहा है, उसके दिमाग में जो उसकी वैल्यूज़ हैं सेट हुई हुई, उनको कोई महत्व नहीं दिया जाना चाहिए। यानी व्यक्तिपरक विचारों को कोई इम्पोर्टेंस नहीं दी जानी चाहिए। व्यक्ति की अपने विचार हो सकते हैं, लेकिन उनको जनरलाइज नहीं किया जाना चाहिए और वो सब पर लागू हो ऐसा आवश्यक नहीं है। तो इस तरह की प्राकल्पनाएं नहीं बनाई जानी चाहिए जहाँ पर शोधकर्ता के मूल्यों को का प्रभाव या उसको महत्व दिया गया हो। फिर प्राकल्पना में विशिष्टता होनी चाहिए, स्पेसिफिक होनी चाहिए हाइपोथेसिस। प्राकल्पना ऐसी होनी चाहिए जिसमें सामाजिक यथार्थ की दिशा का पता चलता हो, जिसके लिए आवश्यक साक्ष्य उपलब्ध हों। कुछ विचार देखने में तो बड़े भव्य और आकर्षक नज़र आते हैं, किंतु ऐसे विचार अत्यधिक व्यापक होने के कारण अच्छी प्राकल्पनाएं नहीं बन पाते। जैसे बाल अपराध, श्वेत व्यसना अपराध की प्रवृत्ति का अध्ययन, तो ये देखने में तो हमको लग रहा है कि हमें करना चाहिए, लेकिन ये विषय स्वयं में अत्यंत विस्तृत हैं और इनके अनेक पहलू हो सकते हैं। तो केवल इनका नाम लेने से किसी भी निश्चित प्राकल्पना का आभास नहीं होता और इसलिए हमें इन विषयों की खोज करने से पूर्व इन्हें विशिष्ट प्राकल्पनाओं में परिणीत करना होगा, जिसके लिए ये आवश्यक है कि अध्ययन में विस्तृत विषय को कई छोटी छोटी उप परिकल्पनाओं में बांट दिया जाए। शोध को एक व्यवस्थित रूप अगर हम प्रदान करना चाहते हैं तो हमको इसको विशिष्ट करना पड़ेगा, यानी स्पेसिफिक करना पड़ेगा कि हम क्या जानना चाह रहे हैं। बाल अपराध अगर हमने विषय लिया है तो उसमें हम क्या जानना चाह रहे हैं, किस क्षेत्र में अध्ययन करना चाह रहे हैं, किस पहलू का अध्ययन करना चाह रहे हैं, हमें ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी होगी। फिर हमें प्राकल्पना बनानी होगी। इसके साथ साथ इसमें उपलब्ध प्रविधियों से संबद्धता भी होनी चाहिए, यानी रिलेटेड विद अवेलेबल टेक्निक्स भी होनी चाहिए। प्राकल्पना की रचना करते समय ये ध्यान में रखा जाना चाहिए कि उसकी सत्यता का परीक्षण के लिए उपयुक्त विधियां उपलब्ध हों। एक प्राकल्पना अत्यंत महत्वपूर्ण दिखाई दे सकती है, किंतु यदि उसे परीक्षण करने के लिए आवश्यक प्रविधियां तथा उपकरण उपलब्ध नहीं हो तो ऐसी महत्वपूर्ण प्राकल्पना भी शोध की दृष्टि से कमज़ोर मानी जाएगी।
फिर ये सिद्धांतों से संबद्ध भी होनी चाहिए, रिलेटेड विद थ्योरी भी होनी चाहिए। किसी भी प्राकल्पना की उपादेयता इस बात पर निर्भर करती है कि वह किसी सिद्धांत से संबद्ध हो। जैसे या हम ये कह सकते हैं कि एक विज्ञान तभी केवल संचयी हो सकता है जब उसका निर्णय तथ्य और सिद्धांत के संबंधों पर आधारित होता है। यदि प्रत्येक अध्ययन एक पृथक सर्वेक्षण के रूप में किया जाए तो विज्ञान का विकास नहीं हो सकता। इसके साथ साथ ये सिंपल होनी चाहिए, सरल भी होनी चाहिए। तो एक प्रयोगशील प्राकल्पना में सरलता के गुण भी होने चाहिए। जहाँ तक संभव हो एक प्राकल्पना में अधिक कारकों का प्रयोग, अधिक फैक्टर्स का यूज़ नहीं किया जाना चाहिए। अधिक कारकों को लेकर बनाई गई प्राकल्पना जहाँ एक और जटिल होती है, वहाँ ऐसी प्राकल्पना का परीक्षण करना भी कठिन होता है। तो संक्षिप्त में हम ये कह सकते हैं कि एक प्राकल्पना में प्रयोग की गई अवधारणाओं में आनुभाविक निश्चितता होनी चाहिए। वेरिएबल्स या परिवर्तर्यों के मध्य कल्पित संबंध होने चाहिए और कल्पित संबंधों की सत्यता अथवा असत्यता के लिए किन्हीं साक्ष्यों का होना आवश्यक है। और प्राकल्पना ऐसी होनी चाहिए ताकि उसके आधार पर रिसर्च डिज़ाइन या शोध प्रारूप का निर्माण किया जा सके। और प्राकल्पना के प्रयोग के पूर्व प्राकल्पना के प्रयोग के पूर्व यह निश्चित किया जाना आवश्यक है कि क्या प्राकल्पना में प्रयोग किए गए वेरिएबल्स या परिवर्तन किसी विशिष्ट संदर्भ तक सीमित हैं। धन्यवाद।